गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया। कल हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, ये कैसा सेल ऑर्गेनल है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, देन इसका नंबर, शेप, साइज, देन अल्ट्रा स्ट्रक्चर विद डायग्राम। आज हम पढ़ेंगे एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कल हमने डिस्कस किया था आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में बताया था क्रिस्टी होती हैं, जो क्रिस्टी का नंबर डिपेंड करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर। जहाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होती हैं वहाँ क्रिस्टी का नंबर भी ज़्यादा होता है। जहाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होती है वहाँ क्रिस्टी का नंबर भी कम होता है। तो देखिए यहाँ डायग्राम दिया हुआ है, हम देखते हैं। ये लेफ़्ट साइड में देखिए आउटर साइड है, इसके बाद ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है और अंदर की साइड इनर मेम्ब्रेन पार्ट दिखाई दे रहा है। आप देखें यहाँ पर 2H हाइड्रोजन आयन दिखाई दे रहे हैं, F0 F1 दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ ATP या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है और नीचे आप देखिए ADP प्लस P, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल। इसके अलावा मैट्रिक्स जो बताया था कि बीच में जो होता है वो मैट्रिक्स होता है। F0 and F1 ATP synthesis use the proton gradient energy for the synthesis of ATP। ये F0 और F1 हैं, ये क्या काम करते हैं? ये प्रोटॉन ग्रेडियंट एनर्जी, ये यूज द प्रोटॉन ग्रेडियंट एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP। प्रोटॉन ग्रेडियंट एनर्जी को यूज करते हैं और ATP का सिंथेसिस करते हैं। देखिए पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए, ये डायग्राम दिखाया हुआ है। इस डायग्राम में आप देखिए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इसमें क्लियरली डिवीजन है F0 एंड F1। आप देखिए F1 जो टॉप मोस्ट पार्ट है और F0 जो नीचे का पार्ट है। हमें यहाँ मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, ATP एंड ADP दिखाई दे रहे हैं। अब आप देखिए ये मैट्रिक्स भी दिखाई दे रहा है। अब इसमें हम देखते हैं इस डायग्राम के बारे में। F0 एंड F1 ATP सिंथेसिस uses the proton gradient energy for the synthesis of ATP। F0 और F1 ये प्रोटॉन ग्रेडियंट एनर्जी को यूज करते हैं ATP सिंथेसिस के लिए। यहाँ ATP सिंथेसिस हो रहा है उसके लिए यूज करते हैं। कंपोज्ड ऑफ नॉब एंड स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होती है? नॉब और स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है। नीचे वाला पार्ट स्टॉक कहलाता है, ऊपर कहलाता है नॉब या घुंडी। F1 जो ऊपर का पार्ट है कंटेन द कैटालिटिक सब यूनिट। F1 जो होती है नॉब लाइक पार्ट होता है, इसमें होता है कैटालिटिक सब्सटेंस। कैटालिटिक सब यूनिट होती है, कैटलिस्ट होते हैं जो खुद तो पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन जो रिएक्शन है उसकी रेट को इंक्रीज कर देते हैं। और F0 ये स्टॉक है जो नीचे है जब प्रोटोन चैनल, ये होते हैं प्रोटोन चैनल विच स्पांस द मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन में फैले हुए होते हैं और प्रोटोन चैनल होते हैं। पैसेज ऑफ प्रोटोन थ्रू द F0 स्टॉक इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज कपल्ड टू ATP फॉर्मेशन। तो ये जो होता है पैसेज होता है प्रोटोन का, ये किसके थ्रू? F0 के थ्रू होता है। आप देखिए क्लियर दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में। F0 स्टॉक के थ्रू होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में और ये क्या काम करते हैं? ATP फॉर्मेशन का काम करते हैं। एस्टिमेटेड पैसेज ऑफ 3 प्रोटॉन्स H आयन पर ATP सिंथेसिस। हम एस्टिमेट लगाते हैं इसका, तो 3 प्रोटॉन्स H आयन से एक ATP का सिंथेसिस होता है। यहाँ आप दोबारा देखिए डायग्राम क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर F0 F1 स्पेस अलग अलग हैं। F0 जो नीचे का स्ट्रक्चर है स्टॉक लाइक है एंड F1 नॉब लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, ATP का सिंथेसिस हो रहा है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये पहले वाला डायग्राम हम देख रहे हैं, यहाँ आप देखिए ये क्लियर दिखाई हुआ है ATP सिंथेसिस और ये नॉब स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर क्लियर दिखाई दे रही है। इनर मेम्ब्रेन इज स्टडीड विद पिन हेड पार्टिकल कॉल्ड ऑक्सीसोम्स।
और F0 F1 जो इनर मेम्ब्रेन से पिन हेड पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ऑक्सीसोम्स कहलाते हैं। F0 और F1 पार्टिकल्स, हेड ऑफ ऑक्सीसोम और F1 इज कनेक्टेड विद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जो हेड होता है, जो नॉब होती है, वो कनेक्टेड होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के द्वारा ATP का फॉर्मेशन करता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हैव एंजाइम फॉर क्रेब्स साइकिल। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंजाइम होता है किसके लिए? क्रेब्स साइकिल के लिए। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। बिसाइड्स दीज एंजाइम मैट्रिक्स हैव अ कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस एपरेटस। इसके अलावा इसमें कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस एपरेटस होता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। इसी कारण, क्योंकि इसमें ATP सिंथेसिस होता है, क्रेब्स साइकिल इन सभी में हेल्पफुल होता है, रेस्पिरेशन में, तो इसलिए इसे कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। माइटोकॉन्ड्रियल DNA इज रिच इन G and C कंटेंट। जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA होता है उसमें ग्वानिन और साइटोसिन होता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल DNA के बारे में देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में DNA और RNA दोनों पाए जाते हैं। पहले हम DNA के बारे में देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में DNA के एक या एक से अधिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये राउंड होते हैं या कॉइल्ड भी होते हैं। इनकी लंबाई 5 म्यू होती है। इनमें डुप्लीकेशन भी होता है। ये एक बार में अपने कुछ एरिया का डुप्लीकेशन कर लेते हैं। ये आंतरिक RNA, tRNA, राइबोसोम, प्रोटीन और अन्य जो बहुत सारे होते हैं फर्मेंट उनको कोड करते हैं। इनमें जैसा कि अभी बताया, ग्वानिन और साइटोसिन अधिक मात्रा में होते हैं और इनकी डेंसिटी भी अधिक होती है। जब इनको गर्म करते हैं तो ये केंद्रकीय DNA की अपेक्षा अधिक टेम्परेचर पर विकृत हो जाते हैं। ये जीवाणुविक गुणसूत्र की भांति, जैसे बैक्टीरियल होते हैं, इस तरीके से इनकी भांति कॉइल्ड होते हैं और कुंडल रहित भी होते हैं। mDNA का अणुभार जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA है, इसका मोलिकुलर वेट 9 to 11 मिलियन होता है। इनमें डुप्लीकेशन की दर केंद्रकीय DNA से जो उसमें होता है न्यूक्लियस में, उसकी अपेक्षा कम होती है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के RNA के बारे में देखते हैं। एंजाइम फॉर रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA like DNA polymerase and RNA polymerase are found in mitochondrial matrix। एंजाइम जो रेप्लिकेशन में काम आता है, ट्रांसक्रिप्शन में, ये जैसे DNA पॉलीमरेज और RNA पॉलीमरेज, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। RNA को यदि हम देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो RNA होते हैं ये न्यूक्लियस के RNA से अलग होते हैं। इन पर राइबोन्यूक्लिक एंजाइम का कोई इफेक्ट नहीं होता। ये माइटोकॉन्ड्रियल DNA के ट्रांसक्रिप्शन से बनते हैं। मैसेंजर RNA 3 प्रकार के होते हैं, 23S, 15S एंड 4S। माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम होते हैं ये प्रोकैरियोट्स में पाए जाने वाले राइबोसोम से छोटे होते हैं। ये 55S के होते हैं, जिसकी सब यूनिट्स होती हैं 35 एंड 25S की। माइटोकॉन्ड्रिया में आवश्यक प्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया DNA से RNA बनता है। लगभग 12 जो होते हैं जल विरागी प्रोटीनों का पता भी लगाया जा सका है, जो यहाँ जिनका सिंथेसिस होता है। इसीलिए इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी कहते हैं। ये अपने द्वारा की जाने वाली अधिकांश क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण खुद ही रखते हैं, जबकि अन्य जो ऑर्गेनल्स हैं उनमें जो नियमन होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है। हम बायोजेनेसिस देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की कैसे बनते हैं, तो ये सेल मेम्ब्रेन से बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति जीवद्रव्य कला के अंतर्वलन द्वारा होती है। मोरिसन ने 1996 में बताया कि इनकी जो भीतरी स्तर है उनमें अंतर्वलन कर कोशिका द्रव्य में फैल जाता है
और फिर ये धीरे धीरे ये जो है फोल्ड होती हैं और डबल लेयर्ड माइटोकॉन्ड्रिया बना लेती हैं। हॉफमैन ने भी बताया कि इनकी जो ओरिजिन है इनका वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होता है। कुछ और स्टडी हुई, उसमें बताया गया कि ये माइक्रो बॉडीज होती है उनसे इनका फॉर्मेशन होता है। कुछ साइंटिस्ट ने बताया कि कुछ माइक्रो बॉडीज होती हैं जो साइटोप्लाज्म में इकट्ठी हो जाती हैं और फिर ये धीरे धीरे ये क्रिस्टी का रूप ले लेती है और माइटोकॉन्ड्रिया में बदल जाती हैं। कुछ साइंटिस्ट ने बताया कि जो प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनसे इनका निर्माण होता है। जैसे कि फेडरिक ने 1958 में बताया कि सेल डिवीजन के समय माइटोकॉन्ड्रिया जब डिवीजन होता है तब इसका निर्माण होता है। ये डम्बल शेप की हो जाती है और इसका निर्माण होता है। डी नोवो और नोविकोफ कुछ साइंटिस्ट ने बताया कि ये स्वतः ही उत्पन्न होती हैं, ये अपने आप से उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ एंजाइम होते हैं, इनमें कुछ एंजाइम व कला पाई जाती हैं, मेम्ब्रेन होती हैं जो वायवीय माध्यम में विकसित हो जाती हैं और ये स्वयं उत्पन्न हो जाती हैं। इन्होंने अलग बताया। अल्टमान ने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोफिल को अंत्यकोशिकीय परजीवी भी मानते हैं। इस तरह डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट इनका ओरिजिन बताया। अब हम इसके फंक्शंस देखते हैं। तो ये पावर हाउस है, मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में अनेक गतिविधियों का केंद्र होती है, अनेक उपापचयी क्रियाओं से संबंधित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में भोज्य पदार्थ जैसे शर्करा और वसाओं का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें जो लास्ट प्रोडक्ट है या एंड प्रोडक्ट CO2 और H2O में परिवर्तित हो जाते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अत्यधिक ऊर्जा का सिंथेसिस होता है, एनर्जी रिच ATP सिंथेसिस होता है, इसलिए इसे पावर हाउस भी कहते हैं। इसके अलावा ये ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में भी हेल्पफुल होती है। प्राणी जो भोजन लेते हैं उनमें जो शर्करा हैं उनका पाचन भी अंततः ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ऊर्जा उत्पादन होने तक इसमें निम्न प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल, रेस्पिरेशन चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया डिफरेंट फंक्शन करती है, इसीलिए इसे पावर हाउस या शक्तिगृह कहते हैं। थैंक यू।